हम सब ने सुना है कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, पर क्या ये सिर्फ एक कहने की बात थी या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जो आज की सुपर पावर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दे? चलिए आज पर्दा उठाते हैं प्राचीन भारत के सबसे बड़े आर्थिक रहस्य से। सवाल एकदम सीधा है। प्राचीन भारत का सबसे अमीर साम्राज्य आखिर था कौन? क्या वो ताकतवर मौर्य थे जिनकी सेना और शासन का डंका बजता था, या फिर वो गुप्त थे जिनके दौर को हम गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहते हैं? देखिए, इसका जवाब उतना भी सीधा नहीं है जितना लगता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाना कोई मजाक नहीं था, ना ही कोई मुहावरा। ये उस दौर की असलियत थी, एक ऐसी सच्चाई जो भारत की बेहिसाब दौलत और आर्थिक ताकत को दिखाती थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम सोने की चिड़िया कहते हैं तो असल में हम कितनी बड़ी, कितनी विशाल दौलत की बात कर रहे होते हैं। इस आंकड़े को जरा गौर से देखिए। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले भारत के कंट्रोल में था, 25 से 30%। जरा सोचिए, आज दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी इकोनॉमी इसके आसपास भी नहीं फटकती। ये कल्पना से भी परे की बात है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा था? इसका जवाब था ट्रेड, यानी कि व्यापार। भारत के मसाले, यहाँ का बना शानदार रेशम और कपास, कीमती पत्थर, इन चीजों की डिमांड पूरी दुनिया में थी। रोम से लेकर चीन तक हर कोई भारतीय सामान का दीवाना था। लेकिन भारत तो इतना विशाल है, इस सारी दौलत और ताकत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ था? वो कौन सा इलाका था जो सदियों तक सत्ता का पावर हाउस बना रहा? उस जगह का नाम था मगध। अगर हम आज के भारत के नक्शे पर देखें तो मगध का ये शक्तिशाली इलाका मुख्य रूप से आज के बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़ता था। यही वो जमीन थी जो सदियों तक भारत की किस्मत लिखती रही। तो मगध ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास था? भाई समझिए कि उसे एक ज्योग्राफिकल जैकपॉट हाथ लग गया था। इसके 3 मजबूत पिलर्स थे। पहला, गंगा नदी, जो व्यापार के लिए किसी सुपर हाईवे से कम नहीं थी। दूसरा, यहाँ की जमीन अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ थी, जो एक बहुत बड़ी आबादी का पेट भर सकती थी। और तीसरा, यहाँ मौजूद लोहे के भंडार, जिनसे उस दौर के सबसे बेहतरीन हथियार और औजार बनते थे। मगध की इसी ताकतवर जमीन से जन्म हुआ भारत के पहले असली साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस दौलत को कैसे एक नई ऊंचाई दी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य जैसे मास्टरमाइंड की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी, और फिर सम्राट अशोक के दौर में यह साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंचा। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक उस समय की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बनकर उभरा। देखिए, मौर्यों की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं थी, बल्कि उनकी सॉलिड इकोनॉमिक प्लानिंग थी। और इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमें मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। ये किताब आज भी हमें सिखाती है कि एक देश को अमीर और कुशल कैसे बनाया जाए। तो मौर्यों का खजाना भरता कैसे था? उनका सिस्टम कमाल का था। खेती से लेकर व्यापार तक, खदानों से लेकर जंगलों तक, हर चीज पर टैक्स था। मतलब इकोनॉमी का हर कोना स्टेट के कंट्रोल में था और हर जगह से पैसा सीधा शाही खजाने में आता था। ये एक बेहद सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम था। मौर्यों के कई सौ साल बाद अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं और भारत के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गुप्त साम्राज्य का दौर। 4वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासकों ने एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। पर गुप्त काल को स्वर्ण युग सिर्फ पैसों की वजह से नहीं कहते। देखिए, जब किसी समाज में पैसा और शांति होती है, तभी साइंस, आर्ट और कल्चर फलते फूलते हैं। ये वही दौर था जब आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। और इस दौर की समृद्धि का सबसे चमकता हुआ सबूत क्या था? सोने के सिक्के। गुप्त काल में सोने के सिक्के इतने आम थे कि वो रोजमर्रा के लेन देन में इस्तेमाल होते थे। ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये उस दौर के आत्मविश्वास और उसकी समृद्धि का प्रतीक थे। और ये दौलत आ रही थी इंटरनेशनल ट्रेड से। गुप्त साम्राज्य के व्यापारिक रिश्ते दूर दूर तक फैले थे, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ।
बल्कि इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि भारत के शानदार सामान के बदले में रोम का सोना और चांदी भारत की तरफ ऐसे बह रहा था कि रोम का खजाना खाली होने लगा था। तो अब हम वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। मौर्य भी बेहद अमीर थे, गुप्त भी बेहिसाब अमीर थे, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो भारत का सबसे अमीर साम्राज्य कौन था? तो मैदान में दो बड़े दावेदार हैं। एक तरफ है मौर्य, जिनकी ताकत थी उनका सेंट्रलाइज्ड टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, जो देश के हर कोने से पैसा खींच लेता था। और दूसरी तरफ है गुप्त, जिनकी दौलत का झरना था इंटरनेशनल ट्रेड, जो दुनिया भर से सोना भारत में ला रहा था। लेकिन रुकिए, शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा साम्राज्य सबसे अमीर था। असल सवाल तो ये है कि वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा इंजन था जो इन महान साम्राज्यों को लगातार ताकत दे रहा था। और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मगध। तो इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक क्या है? असली हीरो कोई एक राजा या साम्राज्य नहीं, बल्कि मगध की धरती थी। इसी जमीन ने मौर्यों को भी सत्ता दी और गुप्तों को भी। इसके जो ज्योग्राफिकल फायदे थे वो इतने जबरदस्त थे कि इसने सदियों तक भारत के आर्थिक इंजन का काम किया। तो अंत में ये एक सवाल सोचने वाला है, अगर एक ही ज्योग्राफिकल इलाका बार बार सदियों तक महान साम्राज्यों को जन्म दे सकता है, तो ये किसी भी देश के भूगोल और उसके भाग्य के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में हमें क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास में बार बार मिलता है।